गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रामपाल जी, नीतू, राजीव, जया, मनीष, विजय, सभी को बहुत नमस्कार। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, प्रिंस, नीतीश, रूपा, राजेश, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो कल की क्लास में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम सैटेलाइट्स उपग्रह की बात कर रहे थे। एक छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट का, है ना, जिससे कंटिन्यूटी बन सके ना क्लास में। क्लास स्टार्ट हो गया भाई सभी की। एक बच्चे कह रहे हैं कि अनडिफाइंड आ रहा है। बाकी का आ रहे हैं, क्लास सही चल रही है। रामपाल बताना भाई। सूरज, निहित, शिव शंकर, राहुल करे राम राम गुरुजी भाई, राम राम। वैसे इस समय तो पूरा माहौल राम में हो रहा है। अभी मैं राम जी के ऊपर एक वीडियो देख रहा था, एकदम हृदय भाव विभोर हो गया एकदम। चलो, अब लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चक्कर काटे, है ना, कोई भी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चक्कर लगाए, तो उसके लिए होना चाहिए ऑर्बिटल स्पीड। और ये ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है? √GM/r+h, यानी कुल मिला के सारा गेम जो है वो हाइट का है। तो ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू है वो हाइट पर डिपेंड करती है, वस्तु कितने किलो की है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर साइंस 23 में इलेक्ट्रिसिटी भी कराना है। अभी सब करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? जो जो बचा है सब निपटा देंगे, एकदम चिल रहो। तो ऑर्बिटल जो स्पीड है, कक्षीय चाल जो है, वो होती है √GM/r+h। एक हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, तो उसमें भी हमने देखा कि जो एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग जो है, ये एस्केप वेलोसिटी, ठीक, इसका फॉर्मूला है √GM/r+h। ठीक है। तो ये दो बातें हमने आपको कल की क्लास में बताई थी। तो यहाँ से हमने क्या रिलेशन निकाला था कि एस्केप वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल की होती है √2 गुना। अच्छा, तुम लोग इतने मूर्ख हो, कल मैं क्लास में √2 की वैल्यू लिखी, शायद मैंने 1.44, तो किसी ने कहा ही नहीं कि जी सही कर दो सर इसे। 1.414 एक भी बच्चे ने नहीं बोला, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो ऑर्बिटल की होती है √2 गुना। तो हमने कहा था अगर हम अर्थ के ठीक, अगर हम हाइट 0 ले ले, अर्थ के ठीक ऊपर कोई सैटेलाइट घुमाना हो, तो उसके लिए ऑर्बिटल स्पीड होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, और एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद आ रही होंगी। बस याद रखना, यूनिट के चक्कर में गलत मत कर देना। 11.2 के आगे याद रखना है किलोमीटर पर सेकंड, और ऑर्बिटल भी क्या है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, ये कुछ बातें हमने पढ़ी थी। अब हम आगे चलेंगे। हाँ, एनडीए वाले बिल्कुल पढ़ो भाई। और थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक बात समझना है यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा आपके ज्ञान के लिए बताऊं, जैसे हमारे पास में ये धरती माता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये कोई सैटेलाइट चक्कर काट रहा है। देखो, अगर सैटेलाइट, जो बेटा सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, अगर इनकी जो हाइट है, अगर इनकी जो हाइट हो, वो लगभग लगभग मान लो कि ये जो हाइट है इनकी, अगर ये 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में है हाइट, तो ऐसे सैटेलाइट हमारे कहलाते हैं लियो सैटेलाइट। लियो का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ के लो ऑर्बिट में हो, लियो सैटेलाइट, है ना। इनकी हाइट जनरली रहती है 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में। मान लो कोई 450 किलोमीटर पे है, कोई 600 पे, कोई 500 पे, लगभग लगभग इतने के आसपास रहेगी। ठीक। अब मान लो कि बेटा कोई सैटेलाइट जो है, एक होते हैं हमारे पास में, एक कैटेगरी होती है हमारे पास में मियो सैटेलाइट की, मियो। तो मियो सैटेलाइट वो होते हैं, ये मैं यहाँ पे मियो लिख देता हूँ मैं, ये लियो सैटेलाइट है, ये 400 से 2000 किलोमीटर के आसपास रहेंगे। और ये जो मियो सैटेलाइट होते हैं, इनकी हाइट होती है बेटा 2000 से
35,000 किलोमीटर के बीच में, ये हमारे पास है म्यू, मिड अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये अर्थ के लो ऑर्बिट में है, ये मिड ऑर्बिट में है। तो जो 2000 से 400 से 2000, यहाँ पे वाइट से लिख देता हूँ मैं ताकि ये बीच में कट के सबको दिक्कत ना हो जाए। तो 400 से 2000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं लियो। अगर हाइट 2000 से 35,000 के बीच में तो कहलाएंगे मियो सैटेलाइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से लियो और मियो, इनमें से कौन से सैटेलाइट के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि द क्लास इज स्टक, एक बच्चा बोल रहा है क्लास अटक रही है क्या? हाँ यार, क्या तो सही रहे हो तुम लोग। कुछ बार बार ऑब्वियस क्या दिक्कत कर रहा है कुछ। 'बफरिंग' हो रही है। एक काम करता हूँ मैं, आप 2 मिनट का वेट करना, मैं एक बार ना पूरा डिसकनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट कर लेना, एक सेकेंड। देखना भाई, अभी स्टार्ट होएगा, जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो तो मुझे बताना। आज क्या हो गया, ऐसा होता तो नहीं कभी। 1 सेकेंड रुको। हम्म, क्या नाम है, क्लास नहीं चल रही है? 1 सेकेंड रुक जाओ भाई। 1।
आई होप कि अभी क्लास स्टार्ट हुई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो पहले वाली क्या हुआ, मैथ मैथ पढ़ के आ गए आप लोग? मैथ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आए थे भी आप? हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे आपको, भी मैथ की क्लास चल रही थी आपकी, है ना? फिजिक्स में मैथ स्टार्ट हो गया था, तो मैं भी सोच रहा, मैंने यार पता नहीं क्या हो गया, इधर से बार बार हमें पता चल जाता है कि हमारे एंड से दिक्कत है कि दूसरे एंड से दिक्कत है। तो अब आपकी क्लास सबकी शायद स्टार्ट हो गई होगी, बताना भाई। सब ठीक है? हम्म, अब ठीक है। प्रिंस कह रहे हैं मनोज कोई नहीं, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे ना बार बार क्लास को कट कर रहे होंगे, ऑन कर रहे होंगे, तो हम 1-2 मिनट का समय ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स कब से होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स तो होगा ही नहीं भाई। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो किसी एक आध पेपर में ही आता है, सब में नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक। दुर्गा प्रसाद जी, हुसैन, निर्मल, मुबस्सिर, आरिफ, एवरीथिंग इज फाइन। चलो देखो, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, जब ये आपकी क्लास कट हुई, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद अपनी क्लास को देख रहा था उस समय कि क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आके आपकी क्लास रुक गई थी, इस पॉइंट पे आके, कि भाई अगर आप कोई सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और इस सैटेलाइट की मैंने आपको कहा था कि अगर हाइट 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में, तो लियो सैटेलाइट कहलाएगा। यहाँ तक तो चल रहा था ना वीडियो में? अच्छा, फिर मैं आपसे बोल रहा था कि अगर ऐसा हो कि अगर कोई सैटेलाइट जो है कि बेटा अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और ये सैटेलाइट जो है अगर इसकी ये कितनी हाइट पे चक्कर लगा रहा है, ये अर्थ के सरफेस से चक्कर लगा रहा है 2000 से 35,000 किलोमीटर के बीच की हाइट में। तो इस अगर किसी सैटेलाइट की हाइट 2000 से 35,000 किलोमीटर के बीच में है, तो हमारा म्यू सैटेलाइट कहलाता है वो मिड अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो लियो की आपको दिख गया कम है हाइट, 400 से 2000 है, क्योंकि ये अर्थ के लो ऑर्बिट में है, और ये म्यू की ज़्यादा अर्थ के मिड ऑर्बिट में है, 2000 से 35,000 के बीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लियो सैटेलाइट हैं और म्यू सैटेलाइट जो हैं, अगर इनमें हम कंपेरिजन करें कि इन दोनों में ज़्यादा ऑर्बिटल स्पीड, ज़्यादा कक्षीय चाल किसकी होगी, तो आप किसकी बताएंगे? आप कहेंगे सर आपने आते हमें रिवीजन में बताया कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो हाइट बढ़ने के साथ में घटती है, यानी कि जो ये लियो सैटेलाइट हैं अगर आपको इन्हें घुमाना है, तो इन्हें घुमाने के लिए आपको ज़्यादा स्पीड से घुमाना पड़ेगा। इनके लिए ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू कैसी होगी? ज़्यादा। तो इनके लिए बेटा लगभग लगभग रहती है 7.5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। भाई आपको सोचो, अगर सैटेलाइट ठीक अर्थ के ऊपर घुमाना था, तो कल हमने पढ़ा था कि 7.9 चाहिए। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, तो जो ये 400 से 2000 किलोमीटर की हाइट पे है, तो इसका काम कम से ही चल जाएगा, तो लगभग लगभग 7.5 रहती है। ये जो म्यू ऑर्बिट रहते हैं, इनकी इनकी हाइट और ज़्यादा है, तो इनका काम जो है, इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है उसका काम 4.5 की स्पीड से ही चल जाएगा, 4.5 से ही, ठीक है। तो म्यू ऑर्बिट जो है इनके लिए इतने से काम बन जाएगा। अभी थोड़ा सा हम इसमें काम और करें, ये मैं यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। ये है म्यू ऑर्बिट। एक होता है बेटा हमारे पास में जियो ऑर्बिट। जियो, देखो जियो ऑर्बिट कौन से होते हैं? जियो ऑर्बिट वो हैं, इसे कहाँ पे लिखें हम, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसे यहाँ लिख देता हूँ। देखो जो जियो ऑर्बिट होते हैं भाई, जियो, ये जियो ऑर्बिट है हमारा, इनका पूरा नाम होता है जियो स्टेशनरी। ये हमारे पास होते हैं भू स्थिर उपग्रह। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो जियो सैटेलाइट होते हैं इनकी हाइट बेटा फिक्स होती है, ये होते हैं 35,786 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ की सरफेस से
35,786 किलोमीटर की हाइट पे, यानी हम इनकी हाइट लगभग लगभग कह सकते हैं 36,000 किलोमीटर। तो जो अर्थ के नजदीक घूम रहा है उसे घूमने के लिए स्पीड कितनी चाहिए, लियो को चाहिए 7.5 की। ये थोड़ा दूर घूम रहा है मियो वाला, इसका काम थोड़ा कम से चल जाएगा, 4.5 से ही चल जाएगा। और जो जियो सैटेलाइट है इसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है लगभग लगभग 3 के आसपास, 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जियो सैटेलाइट जो है इनकी हाइट फिक्स होती है, ये धरती से एक फिक्स हाइट पर होते हैं 35,786 किलोमीटर की हाइट पर, और इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वह है 3 किलोमीटर पर सेकेंड की। ऐसे अगर आप मून देखो ना, चांद, तो चांद तो बेटा धरती से बहुत दूर है, मून तो, मून की जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। तो मून को घूमने के लिए जो ऑर्बिटल स्पीड चाहिए ना वो केवल 1 किलोमीटर पर सेकेंड की चाहिए। तो जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं तो कम ऑर्बिटल स्पीड में ही काम चल जाएगा। तो दोबारा समझेंगे, ये अर्थ है, ठीक धरती के ऊपर चक्कर कटाना है तो 7.9 की स्पीड देनी पड़ेगी, उससे कम दी तो गिर पड़ेगा। ये थोड़ा ऊपर गए तो 7.5 की स्पीड से भी काम चल गया, थोड़ा और ऊपर गए तो 4.5 की स्पीड दोगे तो भी काम चल जाएगा, और ऊपर गए तो 3 की स्पीड से काम चल जाएगा। ऐसे मून के लिए तो 1 से ही काम चल रहा है। तो जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे तो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू चेंज होने लगती है। इसमें तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बता दिया कि लियो सैटेलाइट वो हैं कि जो लो ऑर्बिट में अर्थ के बहुत ही नजदीक वाले हैं, 400 से 2000 के आसपास वाले। म्यू थोड़ा सा मिड रेंज में 2000 से 35,000 की हाइट पे होते हैं, और जियो की जो हाइट है ये फिक्स है 36,000 किलोमीटर के आसपास की, ये फिक्स्ड हाइट है इसकी। इनमें बहुत सारे पेपर में तो आपको 36,000 ही लिखा मिल जाएगा, लेकिन कुछ पेपर में एग्जैक्ट वैल्यू 35,786 भी आती है, सरफेस से वैल्यू ली गई है। जैसे हरियाणा में एक बार पीसीएस में आया था क्वेश्चन ये, तो हरियाणा वालों ने एग्जैक्ट हाइट पूछी थी कि जियो स्टेशनरी की हाइट क्या होती है पृथ्वी की सतह से, सरफेस हाइट है, सेंटर से नहीं है। अगर आप केंद्र से निकालोगे तो अगर अर्थ के सेंटर से आप चेक करोगे तो बेटा सेंटर से सरफेस तक अर्थ की रेडियस भी है 6400 किलोमीटर। अगर हम सेंटर से हाइट लेंगे तो फिर 6400 किलोमीटर और ऐड हो जाएगी। ये सारी हाइट मैंने अर्थ के सरफेस से ली है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से आप इसे ऐसे भी याद रहेगा आपको, भाई सरफेस से हाइट होंगी है, क्योंकि 400 से 2000 किलोमीटर की हाइट पे है, सेंटर से तो हो नहीं सकती, क्योंकि सेंटर से अगर हम लेंगे तो अर्थ की रेडियस ही 6400 बन जाएगी। तो सारी हाइट क्या है, ये भी सरफेस से है, ये भी सरफेस से, ये भी सरफेस से है। तो हरियाणा वालों ने 36,000 भी ऑप्शन में लिखा था, 35,786 भी। तो 35,786 एग्जैक्ट पे आपको टिक लगाना अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए। लेकिन अगर आप स्टेट के एग्जाम दो, एसएससी टाइप के एग्जाम दो, तो उनमें नॉर्मली 36,000 वाली ऑप्शन रहता है, बाकी कुछ भी लिख देगा, 2,000, 5,000, 35,000 कुछ भी लिख सकता है। तो फिर आप 36,000 पे टिक लगा देंगे अगर 35,786 आपको ऑप्शन में ना मिले। एक बच्चे का कितना क्या आया, कह रहा जी फीडबैक इज द, गुड मॉर्निंग सर, माई फीडबैक इज द होल क्लासेज। HOLE बेटा, होल क्या होता है, होल तो होता है छेद, छिद्र, है ना। एक तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। 4-5 ऑफ द वीक रिवाइज्ड इन जस्ट सिंगल क्लास बिकॉज लेफ्ट क्लासेज कंटेंट इज फॉरगेटिंग, सो प्लीज। मतलब इनके लिए देखो सब कुछ इन्हें घर में भी चाहिए, और अब इन्होंने नई अपनी फरमाइश पैदा कर दी कि जिन्हें 4-5 क्लास जो हो जाया करें उनका फिर पूरा एक रिवीजन भी कराओ एक सिंगल क्लास में हर 4-5 के बाद। भाई अगर सारे छात्र आपके ऐसे हो जाएं वरुण जी, तो बस हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा फिर, है ना। ऐसे ऐसे फीडबैक हर बच्चा ले आएगा अपने घर से। 4-5 क्लास इन्हें पहले आराम आराम से पढ़ाओ डिटेल में, फिर कह रहा जी एक क्लास में उन 5 का रिवीजन भी कराओ, क्योंकि ये भूल जाएगा ये। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ जाओ। अब हम, ये तो एक हमने एक मोटा मोटा सा आपको आइडिया दिया। अब हमें जो है काम की जो बात है वो सैटेलाइट में वो स्टार्ट होगी यहाँ से। एक तरफ लिखेंगे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट मैंने भी आपको बताई, ये बहुत आती है पेपर में। इसके बारे में 3-4 फैक्ट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा, तुम लोग इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो कि ये कर देंगे तो ये हो जाएगा? हम्म, इतने अगर हम बेटा पढ़ने में मन लगा लें तो मजा ही नहीं आ जाए, हमारा कुछ सीखने को भी मिलेगा। पढ़ने की भाई आदत डालो। ये ऐसा नहीं मैं केवल तुम्हें खुद भाषण दे रहा हूँ, मैं खुद अप्लाई करता हूँ। मैं रात 1:30 बजे तक भी पढ़ रहा था, 1:30 पौने 2 बजे तक फिजिक्स ही। ये भी नहीं कि कोई ऐसा आप नया इंटरेस्ट के लिए कुछ और पढ़ रहे हैं ना। और ये क्लास खत्म होगी फिर भी मैं डेली 5-6 घंटा मेरा नॉर्मल है। अगर आप लोगों को तो मैं अगर 6 महीने तक मतलब सो कर भी उठ के भी आ जाऊँ ना, तो भी एक एक शब्द ऐसे ही पढ़ा दूंगा। मतलब पढ़ने की आदत डालो, और जो नई चीज़ें सीखने की, अलग अलग तरीके की। अब भाई साहब की नई फरमाइश आ गई, है ना, कि इन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, तो फिर क्यों करनी पड़ रही है इन्हें, तो टीचर करे, ये क्यों करे।
क्योंकि पेपर तो टीचर दे के आएगा। लिखेंगे भू स्थिर उपग्रह। भाई आप भूल जाते तो आपके मोबाइल में वो क्लास है ना, आप तब तो कह दो कि सर वो रिकॉर्ड क्लास नहीं है, आप हमें एक बार रिवाइज करा दो, हम पीछे का भूल गए। आप साथ साथ नोट्स बनाओ। 5 क्लास को आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरा रिवाइज करने में। लेकिन दिक्कत क्या है ना, आप लोग केवल मोबाइल चला के सुनते हो, इसलिए आपके साथ में समस्या आ रही है। जो बच्चा साथ साथ लिखता है वो सब कुछ सीख रहा होता है। अब एक तरफ लिखेंगे पोलर सैटेलाइट, ध्रुव उपग्रह। ध्रुव उपग्रह, पोलर सैटेलाइट्स, ध्रुव उपग्रह। ठीक, पोलर। अब ये बेटा देखो, सबसे पहले इस पे आना, ये सैटेलाइट आपको चिल्ला के कह रहा है कि मैं वो सैटेलाइट हूं, मैं वो उपग्रह हूं। जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, भूमि। तो वो सैटेलाइट, वो उपग्रह जो भूमि से देखने पर, वो सैटेलाइट जो भूमि से देखने पर हमेशा स्टेशनरी, स्थिर दिखे, उसे हम कहेंगे भू स्थिर उपग्रह। यानी भू स्थिर उपग्रह होते हैं जब भी आप इन्हें, अगर मान लो आपने टेलीस्कोप लगा रखा अपनी छत पे और आपने टेलीस्कोप से देखा, ये सैटेलाइट आपको किसी एक पॉइंट पे दिखा और आपको घर वालों ने आवाज लगा दी, हाँ भाई नीचे आ, सिलेंडर लगा दे। आप चले गए और आप 2 घंटे के बाद आए, कुछ और काम भी आ गया, खाना वाना भी खाया आपने, फिर जिस एंगल पे सैटेलाइट लगा था वहां पे फिर झांक के देखा, वो सैटेलाइट वहीं दिखेगा। फिर आपको रात को 11 बजे आए, फिर वहीं दिख रहा है। फिर सुबह को 5 बजे आए, फिर वहीं दिख रहा है। तो वो सैटेलाइट जो आपको अर्थ से देखने पर हमेशा स्थिर दिखे, एक ही जगह टंगा हुआ दिखे, बिल्कुल एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह दिखे, उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब आप कहेंगे सर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, आप तो कह रहे थे सैटेलाइट तो वो होते हैं जो किसी प्लेनेट के ग्रह के चक्कर काटें, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर अर्थ के चक्कर काट रहा है तो इसकी तो लोकेशन बदलनी चाहिए, फिर ये हमें एक ही जगह क्यों दिख रहा है? देखो ये एक जगह हमें एक कंडीशन में दिख सकता है कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 ट्रेन हैं, कुछ यात्री इसमें बैठे हैं, कुछ इसमें बैठे हैं, दोनों ट्रेनों के यात्री ये चाहते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे की नजरों के सामने बने रहें। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि अगर ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जाए तो ये भी इसी में जाए। अगर ये 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चले तो ये भी 50 से ही चले। तो अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से एक साथ चलना शुरू हो तो लगातार उसके अंदर के यात्री एक दूसरे की नजरों के सामने बने रहेंगे। यानी कहने का बात यह है कि जो काम पहली ट्रेन कर रही है, एग्जैक्ट वही काम मुझे दूसरी ट्रेन से कराना है। ना स्पीड में फर्क आए, ना डायरेक्शन में फर्क आए, बिल्कुल सब कुछ एक एक साथ करो तो बिल्कुल इनके अंदर के यात्री बिल्कुल एक दूसरे की नजरों के सामने बने रहेंगे। अगर ट्रेनें बहुत नजदीक नजदीक हैं, आप मान लो कि ट्रेन पे इधर बैठे हैं गेट के पास, मतलब अंदर बैठना है, पैर बाहर नहीं निकालने, और एक उधर बैठा है, तो आप लगातार 4 घंटे तक बात भी कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आप एक दूसरे की नजरों के सामने बने हुए हो। तो बस मेरा काम हो गया। अब देखो अर्थ जो है ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, ऐसे घूर्णन गति करती है, अर्थ रोटेट करती है, और अर्थ जो है एक रोटेशन पूरा कर लेती है 24 घंटे के अंदर। तो जो सैटेलाइट इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो जो सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अगर वो भी एक चक्कर 24 घंटे में ही पूरा करे तो अर्थ के साथ साथ चल रहा है। वजह से अर्थ जितना आगे बढ़ी, सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ उतना ही आगे बढ़ा, फिर अर्थ घूम रही है, ये भी साथ साथ चल रहा है। तो अगर कोई सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगाए कि वो एक चक्कर अपना 24 घंटे में पूरा कर ले, यानी बिल्कुल अर्थ के साथ साथ चले और अर्थ के डायरेक्शन में ही, अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब, तो सैटेलाइट भी पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर ले, तो वो सैटेलाइट हमारा कहलाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसे हम कहेंगे भू स्थिर उपग्रह। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं इनके चक्कर लगाने का सेंस क्या है, तरीका क्या है? ये चक्कर लगाते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब, ठीक है। दूसरा, इनका जो टाइम पीरियड है, जो आवर्तकाल है, एक चक्कर पूरा करने का समय जो है वो होता है 24 आवर्स, 24 घंटे। हालांकि 24 घंटे जो होता है, धरती एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, तो 24 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। एग्जैक्ट टाइम आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के आसपास का होता है, तो लगभग 24 घंटे ही हो गया वो। तो इनका टाइम पीरियड होता है लगभग लगभग 24 घंटे, एक चक्कर पूरा करते हैं ये, और चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी हाइट। हाइट कम से कम आज तक 10-15 बार पूछ ली गई होगी इसकी हाइट। तो इसकी जो हाइट है वो है
लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट। अगर हम एग्जैक्ट पे जाएंगे तो 35,786 किलोमीटर। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। और ये जो हाइट मैंने यहाँ पे लिखी है, ये याद रखना, ये सरफेस से है, ये सरफेस से। अगर पेपर में सेंटर से बोल देगा, सेंटर से अगर यहाँ से बोलेगा तो फिर क्या होगा, ये सेंटर से लेके यहाँ तक अर्थ के रेडियस भी जुड़ जाएगी। तो सेंटर से पूछेगा तो 36,000 में 6400 और जोड़ दोगे आप, यानी कि 42,400 हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये हाइट याद रखेंगे। मैं यहाँ पर डायग्राम में इसलिए दिखा देता हूँ आपको कि जो हमने एच लिया है, ये जो एच लिया है, ये सरफेस हाइट है ये। ठीक। अच्छा, इनकी ऑर्बिटल स्पीड कक्षा चाल कितनी होती है? इनकी स्पीड होती है लगभग लगभग 3 किलोमीटर पर सेकंड की। ठीक, 3 किलोमीटर पर सेकंड। तो सारे फैक्ट याद कर लेंगे। पश्चिम से पूरब की तरफ को चक्कर काटते हैं, ये भी पेपर में आया है। एक चक्कर पूरा काटने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। और इनकी ऑर्बिटल स्पीड जो है, धरती के चक्कर काट रहे हैं 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और इसके अलावा ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ को चक्कर काटते हैं। इनका हम यूज कहाँ करते हैं? ये सैटेलाइट जनरली यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन में, दूर संचार में। जैसे आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, दूर संचार उपग्रह, तो यहाँ से जो रेडियो सिग्नल आते हैं वो सब जो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू आते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूर संचार वगैरह में इनका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, पोलर सैटेलाइट जो है ना, एक स्टूडेंट के लिए बड़ा बेहतरीन है। आपको इसे बड़ा धन्यवाद बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ना तो इसकी हाइट याद करनी, ना आपको इसका टाइम पीरियड याद करना, क्योंकि इनकी हाइट फिक्स नहीं है। हाँ, ये अर्थ के नज़दीक वाले होते हैं, जनरली होते हैं लियो सैटेलाइट, जो 400 से 2000 किलोमीटर की बीच वाली हाइट वाले हैं। इसमें क्या होता है, जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, एक तो पोल को पास करते हुए घूमते हैं, ये पोल को पास करते हुए। ठीक, तो मान लो कि ऐसे पोल को पास कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को घूम रहे हैं, ऐसे चक्कर काट रहे हैं। अब इनकी हाइट फिक्स नहीं है। मान लो आपने छोड़ दिया 450 किलोमीटर की हाइट पे, तो अलग टाइम में चक्कर पूरा होगा। आपने 800 किलोमीटर की हाइट पे छोड़ दिया तो अलग में, और 1500 पे छोड़ दिया तो अलग। तो अलग अलग हाइट के लिए टाइम पीरियड फिर अलग अलग बनेगा ना भाई। कोई फिक्स हाइट तो है नहीं कि वो फिक्स हाइट पे घूम रहे हैं, तो फिर तो हम निकालेंगे भाई कितना, हम चेक कर लेंगे भाई कितने टाइम में इसने चक्कर पूरा किया। लेकिन यहाँ पे हाइट और टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। हाँ, अगर मैं हाइट लगभग लगभग जीरो ले लूँ, यानी मैं उस सैटेलाइट को ले लूँ जो ठीक अर्थ के ऊपर चक्कर काट रहा हो, तो उसे एक चक्कर पूरा करने में, फैक्ट याद रखना, अगर कोई सैटेलाइट ठीक अर्थ के ऊपर चक्कर लगाए तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड तो आपने याद करी रखी है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की। तो जो सैटेलाइट ठीक अर्थ के ऊपर चक्कर काट रहा होता है, उसे एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 84.6 मिनट का। अब जैसे कई बार पेपर में क्या करता है वो, आपसे ना इस फैक्ट को चेक करने के लिए वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि वो सैटेलाइट जो ठीक अर्थ के ऊपर चक्कर काट रहा है, एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेगा, 84.6 मिनट। नहीं, उसने गेम खेल दिया पेपर में। उसने कहा कि भाई एक सैटेलाइट है, वो धरती से 400 किलोमीटर के आसपास की हाइट पे है, तो उसे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि जो ठीक अर्थ के ऊपर चक्कर काट रहा है उसे 84.6 मिनट लग रहे हैं। जो 400 किलोमीटर की हाइट पे होगा उसे 84 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो उसने एक ऑप्शन तो दे दिया ऐसे ही कि 1.5-2 घंटे के आसपास का, 1.5 घंटे के आसपास। बाकी सारे ऑप्शन फिर दे दिए दूर दूर के कि 12 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, है ना, इस तरीके से। तो अब ये कई बार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा केवल ऑप्शन का यूज करने के लिए भी होता है। भाई ठीक है, कोई सैटेलाइट जो है वो ठीक अर्थ के अगर ऊपर ही चक्कर काटे तो उसे चक्कर लगाने में 84.6 मिनट लग रहे हैं, है ना। तो जो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे होगा उसे 87-88 मिनट लगेंगे, थोड़ा और ज़्यादा होगा तो 90-92 मिनट लगेंगे ना, 1.5 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। तो वो एक ही ऑप्शन रखेगा ऐसे, बाकी सारे के सारे दूर दूर रख देगा वो। तो केवल ये फैक्ट चेक करने के लिए। तो आपको इसकी हाइट और टाइम पीरियड पता होना चाहिए। एक दो इसकी खास बात क्या है, ये जो बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना, अगर हम इनके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कैमरे फिट कर दें तो ये पूरी अर्थ के फोटो हमारे पास नहीं भेज सकते। क्योंकि देखो, ये तो अर्थ के साथ साथ चल रहे हैं भाई, जैसे अर्थ चल रही है ये भी चल रहे हैं। ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, ये आपको एक ही जगह दिख रहे हैं। तो ये अर्थ के केवल एक ही हिस्से को फोकस कर सकते हैं, ये पूरी अर्थ को स्कैन नहीं कर सकते। लेकिन जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ये पूरी अर्थ को स्कैन कर सकते हैं। कैसे? आप जैसे समझो कि भाई मेरे पास में, जैसे मान लो ये अर्थ है ना, ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है एक
एक एक्सिस पास कर लो, मान लो कि बीचों बीच जो अर्थ के सेंटर से पास कर रहा हो, इस एक्सिस के अबाउट, इस अक्ष के परितः धरती ऐसे रोटेट कर रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। अब देखो ये सैटेलाइट जो होते हैं बेटा ऐसे पास करते हैं पोल को पास करते हुए। जब सैटेलाइट पहली बार में आएगा तो इधर के फोटो ले लेगा, अब अर्थ तो साथ साथ आगे बढ़ ही रही है, अगली बार आएगा तो इस वाले हिस्से के फोटो ले लेगा, अगली बार इस वाले हिस्से का फोटो ले लेगा। तो ये पूरी अर्थ को स्कैन कर सकते हैं, अर्थ के किसी भी हिस्से के फोटो आपके पास में भेज सकते हैं ये। तो ये पोलर सैटेलाइट जो है पूरी अर्थ को स्कैन कर सकता है। मान लो ये 1 से 3 बजे के बीच में अर्थ इंडिया के ऊपर से पास कर रहा है, फिर 3 से 3 बज के 15 मिनट तक पाकिस्तान को कवर कर लिया, फिर ऐसे से ये पूरी अर्थ को स्कैन कर सकते हैं। तो जो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, इट कैन स्कैन होल अर्थ, ये पूरी पृथ्वी को स्कैन कर सकते हैं। आपने परमाणु मूवी में देखा होगा कि अमेरिका वालों ने क्या कर रखा था कि भारत वाले कुछ गतिविधि कर रहे हैं कि परमाणु बम का परीक्षण ना कर लें, तो उन्होंने कुछ सैटेलाइट छोड़ रखे थे। तो मान लो वो पोलर सैटेलाइट था, वो पोलर सैटेलाइट जा रहा है, वो इंडिया से पास कर रहा है पहले वाला सैटेलाइट, फिर दूसरे वाला आ जाता था कुछ समय के बाद, फिर तीसरे वाला, उन्होंने 3-4 सैटेलाइट ऐसे छोड़ रखे थे। तो अब हुआ क्या कि उन जो सैटेलाइट थे उनके बीच में कुछ गैप था, इंडिया वालों को पता चल गया कि भाई ये सैटेलाइट जो गया है, अब जो दूसरे वाला जब आएगा ये इंडिया के ऊपर से गुजरेगा, राजस्थान के ऊपर से, तो उसका टाइम जो है 3-4 घंटे का गैप है या 5 घंटे का गैप है। तो बीच में वो अपना काम कर लेते थे, जो हमारे वैज्ञानिक लोग थे ड्रेस व्रेस चेंज करके, आर्मी की ड्रेस व्रेस पहन के बीच में, और फिर चीज़ें वैसी कर देते थे। जब उन्हें अमेरिका वालों को थोड़ा शक हुआ, कुछ इनपुट्स गए पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने फिर सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ा दी। तो उससे क्या हुआ कि 2 सैटेलाइट के बीच का गैप बहुत ही कम हो गया। तो उतनी देर में सारा काम करना, फिर से वैसी व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा था भारत के लिए। तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा माहौल चेंज किया, और फिर हमने क्या किया, अपनी आर्मी वार्मी जो है बॉर्डर की तरफ को शिफ्ट कर दी, ताकि जो सैटेलाइट है उनका जो ज़्यादा फोकस रहे वो कहाँ पर रहे, बॉर्डर वाले एरिया को फोकस करने में रहे। तो ऐसे हमने गेम वेम खेली है ना, क्योंकि सैटेलाइट किसी भी हिस्से पे पास करेंगे, मान लो इस वाले शहर को इस समय पास कर रहे हैं, इस वाले शहर को इस समय पास कर रहे हैं, अलग 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 अलग। तो उन्होंने ऐसे सैटेलाइट्स कर रखे थे पहले कि बीच में ऐसा कर दिया कि 2 सैटेलाइट जो शहर से ऊपर से गुजर रहे थे उनके बीच में जो गैप था वो बहुत ही कम कर दिया था। तो उसका ध्यान भटकाने के लिए फिर हमने क्या किया कि वो फिर बाद में कुछ थोड़ा बॉर्डर पे गतिविधि बढ़ाई ताकि उनके ध्यान यहाँ से हटे। वो आपने देखा होगा, पोखरण मूवी अगर आपने देखी है। तो ये पूरी अर्थ को स्कैन कर सकते हैं, यानी कि हम इनका यूज जासूसी में कर सकते हैं। तो ये स्पाइंग सैटेलाइट होते हैं, जासूसी उपग्रह, किसी दूसरे कंट्री की जासूसी करने में। इसके अलावा इनका मेन काम होता है कि इनका यूज किया जाता है बेटा मैपिंग में, नक्शे बनाने में। जैसे मान लो आपको किसी एरिया के नक्शे बनाने हैं पूरा पूरा, तो उसके आपके हर हिस्से के फोटो अगर आपके पास में होंगे तो आप उसकी इजीली मैपिंग कर पाएंगे कि इस वाले हिस्से में यहाँ से नदी जा रही है, यहाँ पे इतना ऊंचा पहाड़ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो मैपिंग करने में, नक्शे बनाने में इनका यूज करते हैं हम। मैपिंग, नक्शे बनाने में इनका यूज किया जाता है, मैपिंग करने में। स्पाइंग, स्पाई होता है जासूस, तो जासूसी करने में। तो जासूसी उपग्रह भी हैं, मैपिंग वगैरह में भी इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या याद रखना है, एक तो ये कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है ये पूरी अर्थ को स्कैन नहीं कर सकता। पूरी अर्थ को स्कैन कौन कर सकता है, ये कर सकता है हमारा पोलर सैटेलाइट। इट कैन स्कैन होल अर्थ, पूरी अर्थ को स्कैन कर लेगा। 84.6 मिनट में एक चक्कर अगर ये पूरा कर लेगा, अगर हाइट लगभग लगभग 0 हो। अदरवाइज अलग अलग हाइट के लिए टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं जो कि हमें याद नहीं करने हैं। ठीक, और इसके 3-4 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें अगर आपको बहुत ही कम पढ़ना हो तो आप जियो स्टेशनरी के 3 पॉइंट याद रख सकते हैं कि उसकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर के आसपास की, और दूसरा कि वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ को घूमते हुए। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पोलर में एक ही ध्यान रखना है कि ये पूरी अर्थ को स्कैन कर सकता है। बस ये 2-3 पॉइंट याद रख लेंगे। अब लिखेंगे हम, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हम 2 जगह पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं क्वेश्चन हम, और एक यहाँ पे भी पढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसकी टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो आप कितने बताएंगे। वो सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है, ये आपको बताना है। पॉजिटिव, नेगेटिव कि 0, सब आंसर देंगे इसका। अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी होती है।
जितने बच्चे लिख रहे हैं पॉजिटिव, नीतीश, रवि, बीबी नायडू, इन सबका गलत है, जीरो वालों का भी गलत है। बेटा एक बहुत ही फेमस फैक्ट है फिजिक्स में ये, अगर कोई भी चीज बाउंडेड है, बंधी हुई है, एक ही पाथ को फॉलो करे, जैसे कि एमओ भाई सबके कमेंट आ रहे हैं, भाव को मतवा करो अब हर क्लास में ना। अब देखो सैटेलाइट अर्थ के चक्कर काट रहा है, ये बेटा सैटेलाइट बाउंडेड है, बंधा हुआ है। तो अगर कोई चीज बाउंडेड हो, फ्री ना हो, अपने मन से कहीं भी इधर उधर ना भाग पाए, वही सैटेलाइट जो है अर्थ की ग्रेविटी से बंधा हुआ है, तो अगर कोई चीज बंधी हुई है, बाउंडेड है, तो बाउंडेड स्टेट की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। यही चीज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में या तो पढ़ा चुका हूं या पढ़ाऊंगा आगे, कि देखो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, भाई वो इलेक्ट्रॉन भी तो बंधा हुआ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव। तो बाउंडेड स्टेट की एनर्जी नेगेटिव होती है, तो वो सैटेलाइट जो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है उसकी टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। यहां पे लिखेंगे हम फॉर ए बाउंडेड स्टेट, फॉर ए बाउंडेड स्टेट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। किसी बंधी हुई अवस्था के लिए, किसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। किसी बंधी हुई, बंधी हुई अवस्था के लिए, अवस्था के लिए, के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। फॉर ए बाउंडेड स्टेट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट which is revolving around the earth, earth is always negative। हिंदी में लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज ऑलवेज नेगेटिव। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। तो किसी बाउंडेड स्टेट के लिए, बंधी हुई अवस्था के लिए टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव। यानी अगर कहीं पे भी कोई चीज आपको बाउंडेड दिखे, बंधी हुई दिखे किसी फोर्स के द्वारा, तो जब भी आप उसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगी। एक बच्चा कह रहा है भाई आप चाहो तो इसे प्रूव कर सकते हो कि नेगेटिव ही आएगी। यहाँ देख लो, चाहे अगर आपका मन करे, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक सैटेलाइट है, ये घूम रहा है धरती के चारों तरफ h हाइट पर, और रेडियस कितनी है इसकी, आर ई। तो भाई मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई सैटेलाइट जो है वो धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो, ठीक है, और मुझे इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी टी का मतलब टोटल एनर्जी तो कैसे आएगी भाई। सैटेलाइट जब धरती के चारों तरफ चक्कर काटेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, क्योंकि इसके पास स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था ना आपको, हाफ mv² होती है। अच्छा ये बेटा धरती से कुछ हाइट पर भी है, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। देखो अगर कोई वस्तु धरती के आसपास ही हो तो हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। लेकिन अगर कोई वस्तु धरती से बहुत ऊपर होगी ना, तो आप ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला mgh नहीं लगा सकते, क्योंकि जो स्मॉल जी है ना फॉर्मूले में mgh में, वो स्मॉल जी हाइट बढ़ने के साथ में चेंज होता रहता है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो अगर कुछ ही काफी हाइट पे हो तो बेटा फिर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बनता है, इसे लिख रहा हूं मैं यू से, पोटेंशियल एनर्जी ये बनता है -g(m1m2/r)। आर क्या उसके ऑर्बिट की रेडियस है, या जिस मतलब जितनी हाइट पे है वो है। अब यहाँ देखो टोटल एनर्जी निकालनी है आपको, तो टोटल एनर्जी कैसा आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²।
तो इसकी स्पीड कितनी है, ऑर्बिटल के बराबर, तो उसका स्क्वायर कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -G m1, यानी कि m1 यहाँ पे धरती का मास है, और m1 जो है धरती का मास, अर्थ का मास, और m2 है सैटेलाइट का मास। तो कैपिटल M स्मॉल m, और पूरी हाइट कितनी है बेटा उसकी, अर्थ के सेंटर से अगर हम हाइट देखेंगे RE+H के बराबर आ जाएगी। अब आप ये सोल्व कर लो। ½ m, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, √Gm/RE+H, ये लिखवाया था ना ऑर्बिटल का फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी में 2 भी आ जाता है, ऑर्बिटल का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -Gmm/RE+H, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2m Gm/RE+H, ये आया Gmm/RE+H। ध्यान देखना, ये RE+H, ये पूरा माइनस का है, आधा प्लस का है, तो सोल्व करेंगे तो -½ Gmm/RE+H आ गया है। तो अगर आप यहाँ देखें, जब मैंने पूरा सोल्व किया, इस मनोज के चक्कर में डेरिवेशन करना पड़ गया मुझे, कि जब मैंने पूरा सोल्व किया कि वो सैटेलाइट जो धरती के चक्कर काट रहा है, उस सैटेलाइट की जब हमने टोटल एनर्जी निकाली, तो टोटल एनर्जी कितनी आई हमारे पास में, -½ Gmm/RE+H। तो टोटल जो एनर्जी है वो सैटेलाइट जो धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अगर किसी उसकी टोटल एनर्जी कैसे आई, नेगेटिव। तो जब भी जितने भी केस हमारे पास हैं, चाहे आपने 12th क्लास में हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी टोटल एनर्जी पढ़ी हो आपने, तो आपको ध्यान अगर हो कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी टोटल एनर्जी आपने पढ़ी होगी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ा था आपने ये। तो वहां पे भी देखो टोटल एनर्जी क्या आई थी आपकी, नेगेटिव आई थी, अगर किसी बच्चे को याद हो। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा हाइड्रोजन एटम में, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव थी। तो हर बाउंडेड स्टेट के लिए टोटल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव। तो ऐसे अगर आप यहाँ देखें, वो सैटेलाइट जो धरती के चक्कर काट रहा है उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव एनर्जी, अगर ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। तो m तो वस्तु का मास है, 4-5 किलो मास, तो कभी हमने माइनस में पढ़ा है आपने कभी कि -6 किलोग्राम का मास है, नहीं, m तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो भी तो उसका स्क्वायर होगा वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होती, टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। तो ये बस आपको एक लाइन याद रखनी है, कोई डेरिवेशन सोल्व नहीं करने, कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज ऑलवेज नेगेटिव। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। और उसके पीछे हमने वजह बताई, क्योंकि बाउंडेड जो स्टेट होती है फिजिक्स में, उनके बताने के लिए, उन्हें ध्यान रखने के लिए, जब भी मुझे किसी बाउंडेड स्टेट के बारे में बताना पड़े तो उसकी एनर्जी हम नेगेटिव में बताएंगे। तो अगर मैं आपके पास बोल दूं कि भाई एक पार्टिकल है, उसकी टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा है -300 जूल, तो टोटल एनर्जी है 300 जूल। माइनस का मतलब है कि वो जिस पार्टिकल की एनर्जी 300 जूल बताई गई है वो एक बाउंडेड पार्टिकल है, वो फ्री पार्टिकल नहीं है। अगर मैं इस सैटेलाइट की एनर्जी अगर बेटा 0 भी कर दूं ना, 0, तो ये तुरंत क्या करेगा, ये इस बात को फॉलो कर रहा था ना, इस बात को तुरंत फॉलो करना बंद कर देगा। यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी दे दूं, पलायन वेग दे दूं, तो पलायन वेग में तो वस्तु पलायन कर जाती है, फिर तो बाउंड रहती नहीं है वो। तो अगर मैं इसे ऑर्बिटल की जगह अगर मैं इसे एस्केप वेलोसिटी दे दूंगा ना, पलायन वेग दे दूंगा, तो उसकी टोटल एनर्जी 0 आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी 0 भी हो जाए तो भी फिर बाउंडेड स्टेट नहीं बचती। तो नेगेटिव, अगर एनर्जी नेगेटिव होगी तभी बाउंडेड स्टेट होगी। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, अगर मैं इस ऑर्बिटल स्पीड की जगह अगर मैं यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी रख दूं, यानी कि मैंने वस्तु को पलायन वेग दे दिया, फिर देखना क्या होगा। फिर यहाँ पे पलायन वेग के फॉर्मूले में अंदर 2 भी आएगा। जब आप क्या करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे तो रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 भी आएगा, तो 2 से कट जाएगा 2, तो क्या बचेगा, ये Gmm/RE+H, और ये भी क्या है, Gmm/RE+H। उतना ही माइनस उतना ही प्लस, टोटल एनर्जी तुरंत क्या होगी, नेगेटिव। टोटल एनर्जी होगी नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट को हमने दे रखा है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, वो तो एस्केप कर जाएगा, फिर थोड़े ना बाउंड रहेगा वो। तो टोटल एनर्जी अगर 0 भी हो जाए तब भी बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड केवल तभी तक होता है पार्टिकल जब तक उसके पास नेगेटिव एनर्जी है। 0 एनर्जी देख लो, 0 एनर्जी कब बन रही है, एस्केप वेलोसिटी देते ही 0 बन रही है। अगर हम एस्केप से ज्यादा दे देंगे वेलोसिटी, फिर तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, और फिर एस्केप से ज्यादा दे दोगे फिर तो भागा भागा जा ही रहा है। फिर तो वो जो एस्केप पर ही एस्केप कर गया, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा दोगे फिर तो एस्केप करेगा ही। तो ये नेगेटिव एनर्जी केवल कब तक बनी हुई है,
जब तक हम एस्केप वेलोसिटी तक नहीं पहुंचे हैं, यानी जब तक हमने पार्टिकल को बाउंड कर रखा है, जैसे एस्केप दिया वो तुरंत जीरो हो गई, यानी कि वो बाउंडेड रहा ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, नेगेटिव। ऐसे हाइड्रोजन एटम में होता है, तो मान लो कोई हाइड्रोजन एटम में है, वो जैसे ये मैंने कहा था उसकी टोटल एनर्जी होगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एन है कि वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है। जैसे मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट होते हैं ना, तो मान लो कि अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है, वो ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट का होता है कि एन की वैल्यू 1, तो यानी इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसे इस इलेक्ट्रॉन को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देंगे इसे इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी जीरो, और तुरंत ये बाहर निकल जाएगा और आपको एटम आयोनाइज हो जाएगा, आयन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा क्योंकि टोटल एनर्जी जीरो हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं है, बाहर निकल गया। ठीक है, इतनी एक्सप्लेनेशन आई होप की काफ़ी है। बाकी जिन बच्चों को परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी है वो केवल इतना याद रखेंगे, किसी बंधी अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये एनर्जी निगेटिव आई केवल तब तक रही है जब तक कि हमने इसे ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है। अगर हम एस्केप को हमने छू लिया, एस्केप वेलोसिटी हमने इसे दे दी, तो टोटल एनर्जी जीरो, और जीरो होती है एस्केप दे रखी है तो भाग जाएगा। ठीक, चलो आगे बात समझ में। तो अब एक बार मैं आपको, अगर आपको इस चैप्टर की 5 लाइनें आती हैं सैटेलाइट में, तो आपका चैप्टर पढ़ना सफल है। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो 5 लाइन देखो कौन कौन सी आपको आनी चाहिए। पहली, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी वस्तु को अर्थ के सरफेस से भगाना है तो एस्केप वेलोसिटी सबको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एस्केप वेलोसिटी जो है ये वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करती है। धरती से चूहा भगाना हो, हाथी भगाना हो, बंदर भगाना हो, शेर भगाना हो, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको क्या पता होना चाहिए कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, भूस्थिर उपग्रह हैं, इनका जो टाइम पीरियड है चक्कर लगाने का समय है वो 24 घंटे है, और हाइट इनकी 36,000 किलोमीटर की है। ये एक साथ याद रखेंगे। तीसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के चक्कर काट रहा है उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, अगर जीरो भी हो जाए तो भी बाउंडेड नहीं रहेगा। ठीक है, सैटेलाइट चक्कर काट रहा है तो बाउंडेड है, तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए उसकी, नेगेटिव। इसके अलावा हमने आपको एक क्वेश्चन इसमें क्या पढ़ाया कि ऑर्बिटल में और एस्केप वेलोसिटी में क्या संबंध है। एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल की √2 गुना होती है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक, एक कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताओ कि वो कौन सैटेलाइट है जो पूरी अर्थ को स्कैन कर सकता है, तो उसका नाम क्या है, पोलर सैटेलाइट। ये धरती के नज़दीक वाला होता है, और जो स्टेशनरी एक दूर होता है 35,786 किलोमीटर की हाइट पे, वो बाउंडेड रहता है। तो जो मैंने 5 लाइनें बोली, ये आपको क्लियर है कि नहीं है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक का सब बच्चे। पांचों में से जब मैं बोल रहा था, क्या मेरे बोलने से पहले पहले आपके दिमाग में आंसर आ रहा था कि नहीं, या किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बताना मुझे। निहित, रवि, गुड्डू, अरे वो बच्चा कहाँ गया, वो जो कह रहा था जी 5 क्लास का रिवाइज कराओ, रिवाइज हुआ बेटा, नहीं हुआ? हर क्लास में मैं चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा रिवाइज कराता हूँ और अगले दिन आते भी कराता हूँ। लेकिन 5 क्लास को फिर एक सिंगल क्लास में रिवाइज कराना, ये आपकी ज़्यादा बड़ी डिमांड हो गई, ये फुलफिल करना मुश्किल है हमारे लिए। हम्म, सही है, कोई डाउट आउट नहीं किसी बच्चे का? बढ़िया, तुम तो समझदार बच्चे हो भाई। मैं कुछ चीज़ क्वेश्चन देख रहा था। पोलर सेटेलाइट की हाइट बताया मैंने, फिक्स नहीं होती है, ये अलग अलग हाइट पे होते हैं, तो इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा। तो ना इनकी हाइट याद करनी है, ना आपको इनका टाइम पीरियड याद करना है। ठीक है, बताया मैंने आपको बेबी नाइडू, ये फिक्स हाइट जिसकी है उसी की तो याद करोगे। पोलर सेटेलाइट कोई 400 पे है, कोई 450 पे है, कोई 500 पे, कोई 550 पे, कोई 800 पे है, तो उसकी क्या हाइट याद करोगे तुम? वो लियो ऑर्बिट भी हो सकते हैं, म्यू ऑर्बिट भी हो सकते हैं, अलग अलग हाइट पे हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास में फ्रिक्शन, घर्षण।
सबसे पहले आपने देखो क्या ध्यान रखना है। तो फ्रिक्शन जो है, घर्षण बल जो है, सिंक्रोनाइजेशन होता है किसी का, सिंक्रोनाइज करते बिल्कुल साथ साथ चलना। जियो स्टेशनरी में जियो सिंक्रोनाइज भी होते हैं, और उसकी हमें जरूरत नहीं है हमारे लेवल पर, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया उसका जानबूझ के। ठीक है, देखो अब ये मेरा हाथ है, और यहाँ पे मैं मार्कर ले रहा हूँ। अब देखो ये मार्कर जब इसके ऊपर रगड़ेगा, आगे बढ़ेगा, स्लाइड करेगा इसके ऊपर, है ना, फिसलेगा, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा मेरे हाथ और इसके बीच में, मार्कर के बीच में। लेकिन मैं बोल दूं कि मार्कर अभी यहाँ पर है, और मैं आपसे बोलूं कि इस मार्कर में मेरे हाथ का कितना घर्षण है, आप बोलोगे ये तो कॉन्टैक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है, तो हाथ का फ्रिक्शन कैसे लग जाएगा। भाई कोई वस्तु फर्श पे चल रही होगी, जमीन पर रगड़ खा के आगे चल रही होगी, तभी तो उसके ऊपर घर्षण फ्रिक्शन लगेगा। जो रगड़ खा ही नहीं रही है, जो उस जमीन के ऊपर वो है ही नहीं, आपने रखा उस पर, टेबल पर रखा है, चला उसे, आप टेबल पर रहे हो और कह रहे हो जमीन कितना घर्षण लगाएगी। तो फ्रिक्शन केवल तभी पिक्चर में आता है जब दो वस्तुएं कॉन्टैक्ट में होती हैं, संपर्क में होती हैं। तो लिखेंगे फ्रिक्शन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, यह एक संपर्क बल है। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल, इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, यह एक संपर्क बल है। ठीक, अच्छा जी, आप कहोगे बहुत बढ़िया, कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिल्कुल नहीं है। भाई धरती ये रही, इसके चारों तो सैटेलाइट चक्कर काट रहा है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्या धरती और सैटेलाइट आपस में संपर्क में, कॉन्टैक्ट में नहीं है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। ऐसे में आपसे बोल दूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, नहीं, दो मैग्नेट दूर दूर है तभी उनके अंदर आपको खिंचाव दिखाई देता है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है? नहीं है। दो चार्ज पार्टिकल दूर दूर रखे हैं, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर काट रहा है, दूर दूर है पर अट्रैक्शन है उनके बीच में, तो क्या वो कॉन्टैक्ट फोर्स है? नहीं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में घर्षण फ्रिक्शन इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। या एयर ड्रैग, है ना, वायु का घर्षण, जब कोई वस्तु एयर में चलेगी तो एयर फ्रिक्शन भी काम करता है, तो वो जो एयर ड्रैग है, वो वायु का जो घर्षण है वो भी तो एयर फ्रिक्शन ही है। तो फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा, बाकी जो हम जनरली और फोर्स पढ़ रहे होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। दूसरी चीज, अब बेटा जो कॉन्टैक्ट फोर्स तो चलो ठीक है, अब हमारे पास हमारे इस प्रकृति में, नेचर में चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं, चार मूलभूत बल हैं। कोई भी अगर फोर्स है ना, वो उन्हीं में से कोई ना कोई किसी एक कैटेगरी का होता है। जैसे एक हमारे पास होता है चार फंडामेंटल फोर्सेज में, एक होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस नाभिक के अंदर लगते हैं। एक हमारे पास में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। एक हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक हमारे पास में होते हैं वीक फोर्स, वो समझो कि न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में डीप जब हम जाते हैं तब पढ़ते हैं। तो एक वीक फोर्स होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कोई भी अगर फोर्स आपको अपने आसपास दिख रहा है तो वो इन चार कैटेगरी में से है, वो चार फंडामेंटल फोर्सेज में से आएगा। तो पेपर में पूछता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल है, या वीक फोर्स है, दुर्बल बल है, या फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये बेटा ये किस में आएगा, फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर, यह वैद्युत चुंबकीय बल है। आप हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो, वैद्युत चुंबकीय बल तो वहां लगते हैं चार्ज हो। देखो जब दो चीजें आपस में रगड़ खाती है ना, रगड़ खाती है, तो उनके बीच में रगड़ से बेटा चार्ज ही क्रिएट हो जाता है। वो चार्ज ही क्या करता है, उसकी वजह से ही उनके बीच में फोर्स लग रहे होते हैं कि जो चार्ज क्रिएट हुआ दोनों बॉडी के ऊपर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी को आगे खिसकने नहीं दे रहे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है नेचर में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फ्रिक्शनल फोर्स को किस कैटेगरी में डाला जाए, तो बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तो उससे पहले ऑप्शन से बाहर निकालेंगे, तो लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर। घर्षण बल की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय बल की है, घर्षण बल की प्रकृति
वैद्युत चुंबकीय बल की है। तो एक तो हमें पता क्या चल गया कि एक तो फ्रिक्शन जब काम करेगा जब ये कॉन्टैक्ट में होंगी, वस्तु संपर्क में होंगी। और चार फंडामेंटल जो फोर्स हमारे पास में है, चार मूलभूत जो बल हमारे पास में है, उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैटेगरी में आएगा। ठीक। अच्छा, एक बेटा और चीज ध्यान रखना, फोर्स को हम दो कैटेगरी में और बांटते हैं कि कोई भी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो संरक्षी बल है कि असंरक्षी बल है। तो जब मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण बल, तब मैंने आपकी क्लास में लिखवाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ये केवल इस बात पर डिपेंड करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में क्या पोजीशन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना कितना दूर है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी ये है, पर ये यहाँ से यहाँ तक इस पाथ से गया, इस रास्ते से गया कि इस रास्ते से गया, बस उनके बीच की पोजीशन कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सोचो, मैं एक पत्थर को यहाँ पर रखा मैंने टेबल पे और यहाँ से यहाँ तक केवल ऐसे ले आया, तो टेबल की रगड़ लग रही है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कम फ्रिक्शन काम करेगा। लेकिन उसी पत्थर को मैं ऐसे घुमा घुमा के लेके आऊं, ऐसे घुमा घुमा के लेके आऊं और अब यहाँ पे लेके आया, तो उसके ऊपर घर्षण फ्रिक्शन क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कहलाते हैं, वो बल असंरक्षित बल कहलाते हैं, जिन बलों के द्वारा किया गया कार्य जो कि पाथ डिपेंडेंट हो, जो रास्ते पर निर्भर करते हो। तो घर्षण बल कितना वर्क करेगा, कितना कार्य करेगा, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि आप किस रास्ते से लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को आगे। छोटे रास्ते से लेके जा रहे हो तो कम वर्क करना पड़ेगा, बड़े रास्ते से लेके जा रहे हो तो फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करेगा। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। तो फ्रिक्शन फोर्स के साथ एक खास बात क्या है, एक तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है। घर्षण बल के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा एक से दूसरे बिंदु तक जाने में, वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि एक से दूसरे बिंदु तक आप किस रास्ते से जा रहे हैं, छोटे रास्ते जा रहे हैं कि बड़े रास्ते जा रहे हैं। छोटे रास्ते में घर्षण कम लगेगा, जल्दी पहुंच गए, और बड़े रास्ते जाओगे उतना ज्यादा घर्षण काम करेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी कैटेगरी में आ गया, कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, ये नॉन कंजर्वेटिव भी है। कॉन्टैक्ट क्यों है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में जब होंगी चीज तभी काम करेगा। नॉन कंजर्वेटिव क्यों है ये, क्योंकि अगर किसी बल के द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय फोर्स अगर वो पाथ डिपेंडेंट हो तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे कहलाते हैं। तो यह इसके द्वारा किया गया कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु को आप किस रास्ते से लेके जा रहे हो, तो इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में भी आ गया। और एक मैंने कहा कि चार फंडामेंटल फोर्सेज में से अगर हम इसे चेक करेंगे किस कैटेगरी में आएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ये तीनों बातें आपको घर्षण के बारे में याद रखनी है घर्षण पढ़ने से पहले। तो ये तो हो गया इसका। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये मेरे पास में एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर बेटा मैं एक यहाँ पे एक किताब रखने वाला हूं। मैं इस टेबल के ऊपर, ये बुक है हमारे पास एक में एक, ठीक। और इस बुक का जैसे ये तो यहाँ पे आपको ऐसे दिख रही है, पर बुक तो ऐसे होगी ना, कुछ चौड़ाई होगी ना बुक की। मैं इस बुक को इस टेबल के ऊपर रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इस बुक का जो एरिया है वो है, टोटल एरिया जो है इस बुक का वो है, मान लो कि आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो बुक का। तो बेटा मैं इस बुक को इस टेबल के ऊपर रखूंगा, इस बुक को इस टेबल के ऊपर रखा जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल, क्या ये टोटल एरिया है बुक का। भाई जब बुक को मैं इस पर रखूंगा तो बुक का कितना एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो टेबल को टच करेगा। तो क्या जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये जो बुक जब इसके ऊपर रखी जाएगी, क्या इसके टोटल एरिया पे, इसका जो आपको जो एरिया आपको मैंने बताया बाहर से, ये जो एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स इस एरिया पर डिपेंड करेगा। आप कहेंगे नहीं, जो आपको बाहर से दिख रहा है ना, ये किताब का एरिया दिख रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने इसे टेबल पर रखा, तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, जो आपको बाहर से एरिया दिख रहा है, इसे हम कहते हैं वर्चुअल एरिया, आभासी क्षेत्रफल।
जो आपको दिख रहा है कि भाई बुक इसके ऊपर हम रखेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर टेबल को टच करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि माइक्रोस्कोप से जैसे टेबल है ना, तो कोई भी चीज़ बिल्कुल स्मूथ फ्लैट नहीं होती। ये टेबल का आपको ना कुछ सरफेस ऐसा दिखाई देगा, इसके ऊपर आप जो बुक रखोगे, ये जो आपने किताब ये ली, ये किताब को जब माइक्रोस्कोप से देखोगे आप, तो ये किताब जो है ना, इसका भी ये बेटा जो इससे भी कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी आपको ऐसे। जब इस बुक को आप यहाँ पे रखोगे तो यानी कि एक्चुअल में जो एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा वो तो केवल इतना ही एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, इतना इसे तो टच कर ही नहीं रहा है। यानी हमें लग तो क्या रहा है कि बुक का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जब बुक टेबल के ऊपर रखी जा रही है, हो सकता है कि जो टचिंग कर रहे हैं आपस में वो एरिया केवल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स केवल जो एरिया एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में है उस पर डिपेंड करता है। वर्चुअल एरिया जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है बाहर से, उस पर डिपेंड नहीं करता। आप इसके लिए काम करो, अपने दोनों हाथों को लो और ऐसे जोड़ो आपस में, और आप फील करेंगे जब अपने हाथों को ऐसे जोड़ते हैं आपस में, तो क्या पूरा का पूरा ये एरिया इस पे ऊपर टच कर रहा होता? नहीं, यहाँ से हमारा हाथ उठा हुआ होता है, ये वाला ऐसा टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो बीच में दोनों हथेली अंदर की तरफ रहती है, थोड़ा गैप बनता है ना। ऐसे ऐसे मैं उंगलियों को मिला रहा हूँ, देखो उंगलियों को यहाँ से उंगली टच कर रही है, तो बीच में बहुत सारा जो हिस्सा होता है, ये दोनों उंगली देखो, इनके बीच में बहुत सारा गैप भी है। जब मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाऊंगा तो जितना एरिया इसका जितना एरिया इसका, जब इन्हें आपस में टच करेंगे तो आपको बाहर से जो एरिया आपको क्या लगा, दोनों हाथ पूरे जुड़े हुए हैं, कहना दोनों हाथों को जोड़ लो, पर दोनों हाथ जोड़ेंगे तब भी कुछ ना कुछ बीच में तो गैप रह ही जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्चुअल एरिया कितना कॉन्टैक्ट में उस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल एरिया कितना कॉन्टैक्ट में है। तो आपका बेटा मान लो कि यहाँ पे वर्चुअल एरिया जो था वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, लेकिन जब आप इसका वर्चुअल एरिया निकालेंगे वो हो सकता है कि माइनस केवल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। तो फ्रिक्शन फोर्स को केवल इससे मतलब है, क्या पे लिखेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन वर्चुअल एरिया इन कॉन्टैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एरिया इन कॉन्टैक्ट। हिंदी में लिखेंगे, घर्षण बल इस बात पर निर्भर नहीं करता है घर्षण इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आभासी क्षेत्रफल, घर्षण बल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आभासी क्षेत्रफल कितना संपर्क में है, यह केवल वास्तविक क्षेत्रफल जो संपर्क में है उस पर निर्भर करता है। ये समझ में आ रहा ना, थोड़ा हिंदी में लैंग्वेज बन नहीं रही उतनी अच्छे से। मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स वर्चुअल एरिया इन कॉन्टैक्ट, आभासी क्षेत्रफल कितना संपर्क में है, जो आपको बाहर से आपने जब किताब को देखा आपको आभास हुआ कि इस किताब का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो जो किताब को आपको एरिया दिख रहा है जैसे टेबल पर रखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स पूरे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर डिपेंड नहीं करता। जो जो पॉइंट टच हो रहे होंगे जब उन सबका एरिया निकालो तो वो जो भी एरिया बनेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है केवल उतने एरिया जो कॉन्टैक्ट में उसके ऊपर डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में सही बच्चों को यहाँ तक की? चलो बाकी मैं इसके ऊपर जो भी इसके फॉर्मूले न्यूमेरिकल वगैरह हैं, जो भी चीजें बनेंगी वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। फिर इसमें हम एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज, विराम का कोण, एक हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, इसी के अंदर आएगा फ्रिक्शन का फॉर्मूला आएगा। अगर कोई चीज इंक्लाइंड सरफेस पे है, नत समतल पे है, तो उसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो सारी बातें जो है वो कल की क्लास में यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।